हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 11th क्लास अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत, मतलब 40 से करीब हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर? अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे बेटा? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें से मोर ओवर टर्म्स आपको बेटा पहले से पता है, इसमें आपको मोर ओवर टर्म्स पहले से ही पता है। हमें अब कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ रीड करते चले जाना है और थोड़ा और डेप्थ में एक्सप्लेनेशन करते चले जाना है। ठीक है, बहुत बहुत आसान है। मैं लगभग 8 या 10 के करीब आपको हर क्लास में पढ़ाऊंगा डेफिनेशंस, टॉपिक्स, सो दैट कि हम 4 से 5 लेक्चर्स के अंदर अपने इस चैप्टर को क्या कर दे? वाइंड अप कर दे। काफी इजी है, काफी कन्वीनियंट है, बहुत मजा आने वाला है आपको इस चैप्टर के अंदर। आओ जी, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या पढ़ना है मैं सर जी? क्वेश्चन नंबर 1 में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को पढ़ना है। किनको पढ़ना है बेटा? पहला क्वेश्चन क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। किनको पढ़ना है बेटा हमने? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो मैं आपको यहां पे आके बताऊंगा कि व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स? बेटा इवेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इवेंट। क्या वो इवेंट ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? सर यदि वो मॉनेटरी टर्म्स में होगा, वो फाइनेंशियल टर्म्स में होगा, यदि वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता होगा, यदि वो हमारे इन्वेस्टर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता होगा, तो वो इवेंट ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट होगा और दैट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो उस ट्रांजैक्शन को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड, उस इवेंट को, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज हम उस इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब सुनना मेरी बात, ऑल ट्रांजैक्शंस आर कम फ्रॉम एन इवेंट। सारी ट्रांजैक्शन एक इवेंट से होके आती हैं, बट ऑल इवेंट्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू अ ट्रांजैक्शन। सभी इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं बनते, सभी इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं बनते। कुछ इवेंट्स ही रह जाते हैं पर ट्रांजैक्शन नहीं बनते। पर सारी ट्रांजैक्शन एक इवेंट से बन के आई हैं, इवेंट से बन के आई हैं। आओ जी पढ़ना शुरू करें कि व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। आओ जी बुक से रीड करें। क्या कहता है? द बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट। वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज, जिसमें दो पार्टीज एंटर करती हैं, दैट इंटीमेट द अकाउंटिंग प्रोसेस। इंटीमेट किया जाता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑफ एन एंटरप्राइज। उस एंटरप्राइज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस ट्रांजैक्शन को क्या कर लिया जाता है? रिकॉर्ड कर लिया जाता है। गॉट इट? सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। इट इज अ फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। किसकी टर्म्स में रिकॉर्ड किया जाता है? मनी की टर्म्स में। विच ब्रिंग अ चेंज, जो चेंज लेके आता है इन अ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। फाइनेंशियल पोजीशन में क्या लेके आता है? चेंज लेके आता है। मेरे पास कैश था, मैंने स्टॉक खरीद लिया, तो मेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई, एंट्री हुई, स्टॉक परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सर मेरी बैलेंस शीट में कैश कम हो गया, स्टॉक बढ़ गया, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सेम हुआ। ये क्या है? ट्रांजैक्शन। क्या है ये? ट्रांजैक्शन। इसमें मनी इन्वॉल्व है, इसकी वजह से मेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, इसकी वजह से मेरी एसेट्स और लायबिलिटीज के कॉम्बिनेशंस में चेंजेस आ रहे हैं, इसकी वजह से मेरी एसेट्स के प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मेरा कैश कम हो गया, मेरा स्टॉक बढ़ गया। गॉट इट? थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन, ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज। टू पार्टीज के बीच में क्या है बेटा? ये एक एग्रीमेंट है। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टी इन्वॉल्विंग ट्रांसफर एक्सचेंज, जिसमें क्या किया जाता है? ट्रांसफर की जाती है या क्या की जाता है? एक्सचेंज। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। किसका बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज का। आपने मुझसे सर्विसेज ली, मुझसे वीडियो लेक्चर्स लिए, आपने मुझसे फेस टू फेस क्लास ली, मैंने आपसे उसके बदले में पैसे ले लिए। हमारे बीच में किनका एक्सचेंज हुआ? सर्विसेज एंड पैसों का। और यदि आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो गुड्स एंड पैसों के चेंजेस होते हैं। ठीक है जी, पैसे दे आते हो, सामान ले आते हो, मुझको पैसे दे दोगे, सर्विस ले लोगे, दैट्स इट। इतनी सी बात है।
ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट एग्जांपल क्या है, वही सर सेम वही जो मैंने बताया आपको, सेल ऑफ गुड, परचेज ऑफ गुड, रिसीव फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, ठीक है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड आर एक्सेट्रा, ये सभी इसके उदाहरण है। गॉट इट? आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया? आप सभी लोगों को बिजनेस ट्रांजैक्शन समझ में आ गई? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी ट्रांजैक्शन, हमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। आओ जी बच्चों, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक साथ ही करा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये कहता है कि बताओ कैपिटल क्या है, फिर ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं इसे नेट वर्थ भी बोलते हैं, इसे प्रोप्राइटर फंड भी बोलते हैं, इसे शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसे टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी भी बोलते हैं। बाप रे बाप, कितने नाम रख दिए इसके। कैपिटल भी बोलते हैं, ओनर फंड भी बोलते हैं, इक्विटी भी बोलते हैं, प्रोप्राइटर फंड भी बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, नेट वर्थ भी बोलते हैं, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी भी बोलते हैं। सर ये क्या है, ये क्या है? सर हमें पता है ये बिजनेस है, हाँ सर हमें पता है ये बिजनेस है। हमें पता है ये ओनर है, हाँ सर हमें पता है ये ओनर है। ये ओनर इस बिजनेस में क्या लगाता है बेटा? इस बिजनेस में क्या लगाता है? कैपिटल। क्या लगाता है? कैपिटल इन दी शेप ऑफ कैश और एनी अदर एसेट्स। ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, जिससे कैपिटल लगाएं। क्या लगाएं? कैपिटल लगाएं। तो धंधे में व्यापार में बिजनेस में जो पैसा मालिक ने लगाया है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल इन द शेप ऑफ कैश और एनी अदर एसेट। ठीक है जी। ओनर इक्विटी, मालिक की इक्विटी, मालिक का पैसा, नेटवर्थ कैसे आती है? नेटवर्थ टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दो। इस बिजनेस के अंदर जो एसेट्स पड़ी हैं वो 2 लोगों के पैसे से बनी है। एक मार्केट से भी तो हमने उधार लिया होगा। ये क्या है बेटा? ये मार्केट है। क्या है ये? मार्केट में चुन्नू मुन्नू नुन्नू लुल्लू पुल्लू, इन सब से हमने क्या ले रखे हैं बेटा? इन सब से हमने उधार ले रखे हैं एसेट्स। तो सारी एसेट्स में से यदि मैं उधार वालों का पैसा निकाल दूं, तो मेरे पास किसका पैसा बचेगा? मालिक का, कैपिटल का, ओनर का। इसे बोलते हैं नेटवर्थ। प्रोप्राइटर बोलते हैं ओनर को, इसलिए बोलते हैं प्रोप्राइटर फंड। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर फंड। बट इन द केस ऑफ कंपनीज, जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करते हो, तो वहां पे पैसा लगाने वाला एक आदमी नहीं होता, वहां पैसा लगाने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं। और वो लाखों करोड़ों लोग जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो मालिक होते हैं, पर वह मालिक कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। क्या कहलाते हैं बेटा? शेयर होल्डर्स, जिनके पास कंपनी का शेयर है, मतलब कंपनी में हिस्सेदारी और भागीदारी है। कंपनी में हिस्सेदारी और भागीदारी है। समझ रहे हो मेरी बात को बच्चों? अच्छे से? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जी, यदि आप ये सब समझ गए तो आओ अब हम रीड करना स्टार्ट करें। क्या कहता है, पढ़ते हैं जी। कह रहा है व्हाट इज कैपिटल? मैं कहा बता देते हैं। कैपिटल द अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय द एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर। कह रहा कैपिटल वो पैसा है जो धंधे में, व्यापार में, बिजनेस में प्रोप्राइटर ने, मालिक ने लगा रखा है। इन केस ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में पार्टनर्स कहलाते हैं, और कंपनीज के केस में शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शेयर होल्डर। याद रखना, सोल प्रोप्राइटर में एक मालिक होता है, प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप में 1 से ज्यादा और 50 तक, 1 से ज्यादा मतलब 2 और 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। और कंपनी के केस में यही मालिक लाखों करोड़ों मालिक हो जाते हैं, और वो लाखों करोड़ों मालिक क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे बेटा? शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। आगे चलते हैं।
सेकेंड पॉइंट, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ असेट्स और मॉनेटरी वैल्यू। मैंने भी कहा आपको किस शेप में पैसा लगाता है ये, या तो पैसा ले आता है या घर से ही एसेट ले आता है। मैं याद करो मैंने आपको बताया था कि जब मैंने पहली बार कोचिंग ओपन किया था तो मैं बस एक बोर्ड ले परचेस किया था, बोर्ड के पैसे लेके आया था, फ्लोर पापा ने दे दिया था, 4 कुर्सियां घर से उठा ली थी, पंखा घर से उठा लिया था, और ये सब चीजें घर से उठाई और कोचिंग शुरू कर दिया। करते 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 बहुत बड़ा कोचिंग कर लिया हम लोगों ने कुछ समय में मेहनत करते हुए। तो शुरू शुरू में मैं पैसा नहीं लेके आया, शुरू शुरू में मैं थोड़े से पैसे लाया और बाकी सब एसेट्स ले आया बिजनेस करने के लिए। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट इज अ लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस। हाँ सर, बिजनेस की नजरों में, इस बिजनेस की नजर में, ये बिजनेस, मैंने आपको एक बात पे मम्मी कसम खिलाई थी, मैं आज फिर बोल रहा हूं, मम्मी कसम, मम्मी कसम, हम जो भी अकाउंट्स बनाएंगे, हम जो भी अकाउंट्स बनाएंगे वो इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। हम जो भी अकाउंट्स बनाएंगे वो इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं फिर दोबारा से, वी प्रिपेयर ऑल अकाउंट्स with business point of view। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे? Not with the owner's point of view। सर में सारे के सारे अकाउंट्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाएंगे। इसलिए जो कैपिटल मालिक ने लगाया है और जो लायबिलिटी हमने बाजार से उठाई है, ये जो लायबिलिटी हमने बाजार से उठाई है, दे बोथ आर कॉल्ड एज अ लायबिलिटी। दे बोथ आर कॉल्ड एज अ लायबिलिटी। ये दोनों क्या है? लायबिलिटी। पर ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी एक्सटर्नल लायबिलिटी, और ये क्या कहलाएगी? इंटरनल लायबिलिटी। क्या कहलाएगी बेटा? ये इंटरनल लायबिलिटी। ये कहलाएगी एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये कहलाएगी इंटरनल लायबिलिटी। ये पैसा एक फिक्स टाइम के बाद, ये पैसा मार्केट से जो हमने उधार लिया है, चाहे वो क्रेडिटर की शेप में हो, चाहे वो गुड्स की शेप में हो, चाहे वो बैंक लोन हो, चाहे वो कोई भी लोन हो, वो हमें वापस करना है। वो हमें वापस करना है एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद। वो हमें वापस करना है एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद। किंतु परंतु जो पैसा हमने मार्केट से उठाया है, जो पैसा हमने मालिक से उठाया है, वो हमें लाइफ टाइम में कभी नहीं वापस करना। वो हमें कभी नहीं वापस करना। इट कैन बी रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ बिजनेस। जब हम धंधे को, व्यापार को, बिजनेस को बंद कर देंगे तो हमें ये पैसा वापस करना है। अदरवाइज हमें ये वाला पैसा वापस कभी नहीं करना। हमें ये वाला पैसा कभी भी वापस नहीं करना। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं बेटा? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी सारी बात समझ में आ गई। गॉट इट? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज अ लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस टुवर्ड्स अ प्रोप्राइटर और पार्टनर विच इंक्रीज द फर्दर इन्वेस्टमेंट मेक अ बिजनेस फॉर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड। ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? ये वो लायबिलिटी है बिजनेस की, प्रोप्राइटर की और पार्टनर की, जो इंक्रीज कर देती है। जितना ज्यादा पैसा लेके आएंगे उतनी बड़ी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स और असेट्स बढ़ जाएंगी। आप 1000 रुपए से बिजनेस शुरू करोगे तो 1000 रुपए होगा, और आप 10 लाख से बिजनेस शुरू करोगे तो बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए की एसेट्स आ जाएंगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, ऑन द अदर हैंड इट डिक्रीज। कह रहा है ये कैपिटल कैसे डिक्रीज होता है? जब ओनर, 2 केसेस में डिक्रीज होता है। ये कैपिटल डिक्रीज कैसे होगा? वो पूछ रहे हैं कैपिटल डिक्रीज कैसे होगा। मैंने कहा ये कैपिटल डिक्रीज 2 ही केसेस में होगा, एक तो लॉसेस के केस में, और दूसरा यदि ओनर क्या करके ले जाएगा? ड्रॉइंग्स। पता है हम लोगों को, हम प्रैक्टिकल पढ़ चुके हैं, हमें पता है ड्राइंग्स क्या होती हैं। लॉस के केस में और ड्राइंग के केस में क्या होगा? कैपिटल कम होगा। जब लॉस होगा और जब ड्राइंग होगी तभी कैपिटल क्या हो जाएगा? कम। ऑन द अदर हैंड it decrease when withdraw or losses incurred by the business। That's it, खत्म हो गया मेरा सेकंड क्वेश्चन। यहां पे आगे क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमने यहां पे खत्म कर दिया। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज शेयर होल्डर फंड, व्हाट इज नेटवर्थ, व्हाट इज प्रोप्राइटर फंड, व्हाट इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। मैंने कहा इट इज द, इसमें इसको भी मैंने 3 पॉइंट्स में स्प्लिट कर रखा है, पढ़ते हैं। कह रहा है इट इज अ लायबिलिटी बिकॉज अंडर
बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में एक चीज बताई जाएगी, एक ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। मैं बताया तो हल्का सा, उस एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं कहा है। ओनर एंड द बिजनेस आर द टू सेपरेट पर्सन। ओनर एंड द बिजनेस आर द टू सेपरेट पर्सन। ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। एंड वी प्रिपेयर ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। देखो बेटा, दो तरीके, दो बातें हैं। अकाउंट्स की नजर में ओनर और बिजनेस दो अलग अलग लोग हैं। ये रियल है, ये आर्टिफिशियल है। और हम जो भी अकाउंट्स बनाते हैं वो इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। बट इन द आई ऑफ लॉ दे बोथ आर सेम। कानून की नजर में दोनों एक हैं, कानून की नजर में दोनों अलग नहीं है। नहीं तो हम कानून की नजरों में धूल झोंक सकते हैं। मान लो इस ओनर ने बिजनेस में फ्रॉड किया, लोगों का पैसा लेके भाग गया। अब ओनर पकड़ा गया। ओनर कह रहा देखो जी, मैं तो ओनर हूं, फ्रॉड किया बिजनेस ने, तो बिजनेस को पकड़ो, बिजनेस को जेल में डाल दो, इस बिजनेस को उठा के फांसी दे दो, मेरे को कुछ मत कहो, मैं तो ओनर हूं। और हमने पढ़ा है ओनर एंड बिजनेस आर द टू सेपरेट पर्सन। नहीं, ओनर एंड बिजनेस आर द टू सेपरेट पर्सन ओनली फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स। जब हम अकाउंट्स बना रहे होंगे तो इनको अलग अलग मानेंगे, पर कानून की नजर में जब सजा देने की बारी आएगी, जब पनिशमेंट की बारी आएगी, जब इम्प्रिजनमेंट की बारी आएगी, जब पेनल्टी, फाइन, कंपनसेशन की बारी आएगी, तो इस ओनर को ही पकड़ेंगे। क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन को उठा के जेल में ना डाला जा सकता, ना इसको कभी फांसी दी जा सकती है। मेरी बात समझ रहे हो? Got it? एक बहुत अच्छी बात आपको समझ में आई कि ओनर एंड बिजनेस आर द टू सेपरेट पर्सन ओनली इन द आई ऑफ अकाउंटिंग, बट इन द आई ऑफ लॉ दे बोथ आर सेम। ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। 11th की बुक के अंदर नहीं लिखा, ये आगे चल के लिखा हो तो पता नहीं, पर 11th में नहीं लिखा। पर आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है सुनने को और समझने को। Got it? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द व्यू ऑफ बिजनेस। कह रहा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। मैं कहा हमने पढ़ लिया। थर्ड पॉइंट, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज द ओनर्स इक्विटी नेटवर्थ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। मैं कहा जी हमें यह भी पता है, हमने पहले से ही पढ़ के रखा हुआ है। गॉट इट? इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आती है? बच्चे कह रहे यस सर। फोर्थ क्वेश्चन पे, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। क्या है ड्राइंग्स? अरे सर बहुत आसान है। 10 तक तो सोचते थे बस ड्राइंग बनाने को ड्राइंग कहते हैं, पर कॉमर्स में आगे समझ आया ड्राइंग तो एक अलग ही चीज है। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग वो पैसे और गुड्स है जो ओनर बिजनेस में से निकाल लेता है, किस चीज के लिए? अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, अपनी वाइफ की डिमांड्स को पूरा करने के लिए, अपनी पर्सनल नीड्स के लिए जो पैसा या जो गुड्स ओनर बिजनेस में से निकाल लेता है, वही क्या कहलाती है बेटा? ड्राइंग्स कहलाती हैं। वही क्या कहलाती है मेरे बेटा? ड्राइंग्स कहलाती है। क्या होती है ड्राइंग्स? इट इज द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर देयर पर्सनल नीड्स, फॉर देयर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जो पैसा बिजनेस में से निकाला जाता है वही क्या कहलाती है बेटा? ड्राइंग्स कहलाती हैं। वही क्या कहलाती है मेरे बेटा? ड्राइंग्स कहलाती हैं। अब समझना, एक बच्चे के मन में क्वेश्चन आया, सर क्या ड्राइंग कर करके एक दिन कैपिटल खत्म हो जाएगा? मैंने कहा नहीं बेटा, नहीं, ड्राइंग करने से कैपिटल खत्म नहीं होगा, सिर्फ एक ही कंडीशन में खत्म होगा। ध्यान से सुनना। प्रॉफिट की वजह से याद करो क्या होता था? सर प्रॉफिट की वजह से कैपिटल प्लस होता था। और सर ड्राइंग की वजह से क्या होता था? ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन में याद करो कम होता था। इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन ड्राइंग्स, तो कभी भी आपका कैपिटल खत्म नहीं होगा, कभी भी आपके बिजनेस में से पैसा खत्म नहीं होगा। आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हो वो कैपिटल में प्लस होता जा रहा है, कैपिटल में प्लस हो रहा है। और जब जब आपको पैसों की जरूरत होती है तो आप पैसा निकाल लेते हो।
जब जब आपको पैसों की जरूरत होती है तो आप पैसा विड्रॉ कर लेते हो बिजनेस में से। मेरी बात समझ रहे हो? जब जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, तो आप विड्रॉ कर लेते हो। तो जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ता है, और जब आप पैसा निकालते हो तो कम होता है। इसलिए याद करो, बड़े बूढ़े हमेशा यही कहते हैं, अपने पैर चादर जितने पसारो। दैट्स इट। उनके कहने का मतलब अकाउंटिंग टर्म्स में यह है कि ड्राइंग्स उतनी करो जितना प्रॉफिट है, उससे कम करो। यदि प्रॉफिट ज्यादा है, ड्राइंग कम है, तो आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, आपके बिजनेस में कैपिटल बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बहुत बढ़ जाएगा। पर यदि आप अंधाधुंध ड्राइंग करते चले जा रहे हो, कमाते हो 100, ड्राइंग कर लेते हो 120 की, तो आप अपना कैपिटल खा रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने बिजनेस में से सारा कैपिटल खा जाओगे, आपके पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं बचेगा, आपकी परिस्थिति खराब हो जाएगी, आपको बिजनेस बंद करके जाना पड़ेगा। इवन आप इनसॉल्वेंट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? इनसॉल्वेंट। आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी और आपकी एसेट्स कम होंगी, और तब आप उनको पे नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? बड़ा गूढ़ा ज्ञान दे रहा हूं, इस बात को याद रखना। देखना, आपके डैडी भी हमेशा यही करते हैं, कमाते बहुत है पर खर्चाते कम है। समझिए, रूल है भाई, जीवन का रूल है। अकाउंट्स पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, ये बेसिक रूल है। देख लो, 100 कमाएंगे तो 20 ही खर्चाएंगे आपको। ये नहीं कि 100 कमा के 120 खर्चा दिए। क्या बोलते हैं? भविष्य के लिए भी तो सोचना है। आज ही थोड़ी ना कि आज तो खा लो, कल फिर चलेंगे बंगला साहब गुरुद्वारे, ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है जी, पढ़ते हैं ध्यान से एक बार ड्राइंग्स के बारे में। क्या कहती है ड्राइंग्स? मैंने ड्राइंग्स को छोटे छोटे पॉइंट्स में स्प्लिट कर दिया है, पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर अ पर्सनल यूज। किसके लिए ले जाता है? पर्सनल यूज के लिए। सेकंड पॉइंट्स, गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर आर वैल्यूड एट परचेज प्राइस। सही बात है, वो कह रहा है, मैंने जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आपको ये बात समझाई है। इफ गुड्स आर विड्रॉन, यदि गुड्स विड्रॉन किए गए हैं, देन रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट प्राइस। किस पे रिकॉर्ड करेंगे बेटा? कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। बेटा किस पे रिकॉर्ड करेंगे? उसकी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। किस पे रिकॉर्ड करेंगे मेरे बेटा? उसकी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। किस पे रिकॉर्ड करेंगे बेटा? उसकी कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि अपने आप से प्रॉफिट नहीं कमाया जाता। आप अकाउंटिंग इक्वेशन की वीडियोस देख लो, आप जर्नल की वीडियोस देख लो, हमेशा ड्राइंग करते टाइम हमें उसे किस पे रिकॉर्ड करते हैं? उसके कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करते हैं। आपने काफी बार किया भी है इस चीज को। देखो, एक बात समझ रहे हो, प्रैक्टिकल करने के बाद जब थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हम चीजों को कितने अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे हैं। यदि मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ा रहा होता तो हम कहते अच्छा अच्छा होता होगा सर, ऐसा भी होता होगा, अब हमें क्या पता। पर अब कितना बेस्ट पार्ट है हमारा कि प्रैक्टिकल कर चुके हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हम चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, और चीजों को अपने प्रैक्टिकल के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। अब थ्योरी पढ़ने का ज्यादा अच्छा मजा आएगा। ठीक है, आओ जी चलते हैं आगे। थर्ड पॉइंट, ड्राइंग्स रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल। सही बात है, हमें पता है, मैंने लिख दिया कि ड्राइंग की वजह से कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। ये फिफ्थ पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट पढ़ रहे होंगे तब करेंगे। वो कह रहा है, उसके कहने का मतलब बड़ा छोटा सा है, कह रहा है पूरे साल ड्राइंग करते रहते हैं, पूरे साल बिजनेस क्या करता है, ओनर क्या करता रहता है? ड्राइंग 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 हर महीने करता है। भाई पैसों की जरूरत है उसको घर में, हर महीने है, तो हर महीने ड्राइंग 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 करता रहता है। ईयर एंड में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या लिखते हैं? कैपिटल। उस कैपिटल में से माइनस कर देते हैं जितनी भी उसने क्या कर रखी होती है? ड्राइंग्स, और प्लस क्या कर देते हैं? नेट प्रॉफिट। प्लस क्या कर देते हैं बेटा? नेट प्रॉफिट। तो ये क्या कैलकुलेटर, ये क्या आ जाता है? ये आ जाता है कैपिटल। ये क्या आ जाता है? कैपिटल। कौन सा कैपिटल है ये? बैलेंस शीट कब बनती है? 31 मार्च 21 को बनेगी आपकी बैलेंस शीट। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? तो वो यही कह रहा है कि साल के एंड में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो जितनी भी ड्राइंग करी होती है ओनर ने साल भर में, वो सारी की सारी ईयर एंड में हम कैपिटल में से क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं, और प्रॉफिट क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं।
लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का कैपिटल बढ़ना चाहिए, इट इज अ गुड साइन, इट इज अ गुड साइन, ये एक अच्छा साइन है, ये प्रोग्रेस का साइन है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कैपिटल कम हो गया तो ये इट इज अ साइन ऑफ पतन, हिंदी में बोलते हैं पतन, कि पतन की तरफ जा रहे हो भाई तुम, तुम्हारा कैपिटल साल दर साल क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। एक दिन आपको बिजनेस छोड़ के भागना पड़ेगा, यहां से बंद करने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि लॉसेस भी हो रहे हैं और आप ड्राइंग भी कर रहे हो, आप करेक्टिव एक्शंस लेने की बजाय मजे ले रहे हो, ठीक है। तो बिजनेस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है दोस्त। आओ जी, खत्म हो गया ये, आओ जी पढ़े। बच्चे कह रहे हैं सर पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। इसे बोलते हैं लायबिलिटी। बिल्ली चाय लाई है, लाई बिल्ली, बिल्ली मतलब कैट, टी, लायबिलिटी। बच्चे से लगे कह रहे सर कुछ भी, हाँ बेटा कुछ भी, ठीक है। पढ़ने टाइम थ्योरी है, बड़ी बोरिंग होती है, पर जब तक उसको मजे ले लेके ना पढ़ाओ तो मजा नहीं आता, ना पढ़ाने वाले को ना पढ़ने वाले को। आओ जी आओ शुरू करें। लायबिलिटी, लायबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं कर्ज और उधार। क्या बोलते हैं? कर्ज और उधार। दो प्रकार की लायबिलिटी है बेटा, दो प्रकार की। कौन सी? इंटरनल और दूसरी कौन सी? एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है बेटा? सर बच्चे कह रहे हैं इंटरनल लायबिलिटी तो कैपिटल होती है। मैंने कहा भैया फिर एक्सटर्नल बता दो कौन सी होती है। बच्चे कह रहे हैं सर एक्सटर्नल दो होती है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। कौन सी बेटा? एनसीएल मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, और दूसरी कौन सी बेटा? करंट लायबिलिटी। पहली कौन सी? नॉन करंट लायबिलिटी, और दूसरी कौन सी बेटा? करंट लायबिलिटी। सर ये नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? वो उधार, वो उधार, मैं दो ही बातें बोलूंगा, वो उधार जिसको हम रीपेड कर देंगे। अच्छा नहीं, मैं आपको समझा देता हूं, बहुत अच्छी डेफिनेशन है इसकी। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है विच आर नॉट अ करंट लायबिलिटी। वाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, क्या डेफिनेशन दी है। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो करंट लायबिलिटी नहीं है। बच्चे पूछ रहे सर फिर करंट लायबिलिटी क्या है? मैंने कहा बेटा करंट लायबिलिटी वो है जो नॉन करंट नहीं है। अरे वाह भाई वाह। राम कौन है? कह रहे जो श्याम नहीं। कह रहा श्याम कौन है? कह रहा जो राम नहीं है। सीता कौन है? जो गीता नहीं है। गीता कौन है? जो सीता नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है, किसी एक को तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो करंट नहीं है। तो करंट लायबिलिटी कौन सी है? करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जिसमें दो कंडीशंस है, दो कंडीशंस। आओ दोनों कंडीशंस पढ़ें। लायबिलिटी विच आर रीपेड विद इन अ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। वो उधार जिसको आप चुका दोगे, रीपे कर दोगे विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। सर ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है? मैंने कहा थोड़ी देर में समझाता हूं। दूसरा, लायबिलिटी विच आर रीपेड विद इन 12 मंथ्स। जो लायबिलिटी आप 12 महीने के अंदर चुका दोगे, या वो लायबिलिटी जिसको आप ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में चुका दोगे। बेसिकली 4 कंडीशंस होती हैं, वो चारों कंडीशन 12th क्लास में चल के बताऊंगा। अभी सिर्फ 2 कंडीशन बताऊंगा। अभी सिर्फ कितनी कंडीशन बताऊंगा बेटा? 2 कंडीशन बताऊंगा। वो लायबिलिटी जिसको आप चुका दोगे 12 महीने के अंदर अंदर, वो लायबिलिटी जिसको आप चुका दोगे 12 महीने के अंदर अंदर, वो लायबिलिटी जिसको आप चुका दोगे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अंदर, वो कहलाएगी करंट लायबिलिटी, वो कहलाएगी करंट लायबिलिटी। और बाकी सभी क्या कहलाएंगी? नॉन करंट लायबिलिटी। ये कौन सी है? एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी कौन सी होती है? कैपिटल। तो ये रहा आपके सामने पूरा लायबिलिटी का चार्ट, ये रहा आपके सामने पूरा लायबिलिटी का चार्ट। 2 प्रकार की लायबिलिटी, घर वाली, बाहर वाली। बाहर वाली 2, नॉन, एक तो पहले ही घर वाली और बाहर वाली, अब बाहर वाली में भी 2। बेटे बड़े बड़े बढ़िया बंदे हो तुम तो यार। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो इस। आओ जी चलें, देख लिया एक बार ध्यान से? कह रहे सर क्या देखें?
हमें कौन सी दिखाई दे रही है? कौन नहीं दिखाई दे रही? घर वाली, बाहर वाली। बाहर वाली भी दो, कौन सी? नॉन करंट और करंट, नॉन करंट और करंट। ठीक है जी, मजाक हो गया, चलो सीरियसली बात करते हैं। कुछ बच्चे तो फील ही ले गए, कह रहे सर मतलब मजा ही आ गया। ठीक है जी, लायबिलिटी कितने प्रकार की होती है? दो, घर वाली, बाहर वाली। बाहर वाली भी दो, नॉन करंट और करंट। इंटरनल कौन सी होती है? कैपिटल। बाहर वाली कौन होती है? नॉन करंट और करंट। नॉन करंट कौन सी होती है? नॉन करंट वो होती है जो करंट नहीं होती। फिर करंट कौन सी होती है? जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। ये दो कंडीशन में लाई करती हो। वैसे चार होती हैं, बट दो के बारे में बात 12th क्लास में चल के करेंगे। सर क्या होती हैं दो? बेटा एक वो लायबिलिटी जिस लायबिलिटी को आप चुका दोगे 12 महीने के अंदर। यदि आपने अपना कर्ज उधार लायबिलिटी चुका दी 12 महीने के अंदर 12 महीने के अंदर तो क्या कहलाएगी? करंट लायबिलिटी। क्या कहलाएगी बेटा? करंट लायबिलिटी। या आपने लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिया ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर तो भी क्या कहलाएगी? करंट लायबिलिटी। सर ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है? मैं कहा बेटा बहुत आसान होता है। मेरे पास कैश है, इस कैश से मैं क्या खरीदता हूं? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मैं क्या बना देता हूं? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के मैं क्या बना देता हूं? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को बेच के मैं क्या बना देता हूं? डेटर्स। क्या बना देता हूं? डेटर्स। और डेटर कुछ दिन बाद मुझे क्या दे देते हैं? पैसा। कैश था, कैश से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल को बनाया तो वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस जो माल बन रहा है उसको पूरा बना के क्या कर लिया? फिनिश गुड। फिनिश गुड को बेच के क्या बना लिया? डेटर। डेटर से कलेक्शन करके क्या आ गया? कैश। एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल। मान लो ये ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने की है। कितने महीने की है? 18 महीने की। ये साइकिल मेरे को अपना पैसे का रॉ मटेरियल का वर्क इन प्रोग्रेस का फिनिश गुड के डेटर से फिर कैश। ये काम पूरा करने में मेरे को 18 महीने लग जाते हैं। मेरा कैश वापस घूमकर बुमरंग की तरह मेरे पास वापस आता है 18 महीने में। तो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितनी हो गई? 18 महीने की। यदि मैं अपनी लायबिलिटी को चुकाता हूं 7 महीने में तो करंट, 11 में करंट, 12 में करंट, 14 में करंट, 15 में करंट, 18 में करंट, 19 में नॉन करंट। क्यों? क्योंकि ना मैं लायबिलिटी को चुका सका 12 महीने में, ना मैं लायबिलिटी को चुका सका अपने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में। गॉट इट? या तो आप लायबिलिटी को चुका दो 12 महीने के अंदर या आप लायबिलिटी को चुका दो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। मान लो ये मेरी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जो है वो 8 महीने का है। कितने महीने का है? 8 महीने का। मतलब मेरे पास मेरा कैश वापस घूमकर 8 महीने में वापस आ जाता है। मेरे पास मेरा कैश वापस घूमकर 8 महीने में वापस आ जाता है। तो आप मुझे इस बात का जवाब दें, आप मुझे इस बात का जवाब दें बच्चों, ध्यान से सोच के ध्यान से जवाब दें। मैं अपनी लायबिलिटी को चुका देता हूं 5 महीने में, करंट के नॉन करंट? करंट। 6 में करंट, 7 में करंट, 8 में करंट, 9 में भी करंट, क्योंकि 12 के तो अंदर ही है ना, 12 के तो अंदर है। 11 में करंट, 12 में करंट और 13 में नॉन करंट। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग 8 महीने की है और 12 महीने। तो एक बात समझना, जो लायबिलिटी आप चुका दोगे 12 महीने के अंदर वो पक्का करंट है, वो पक्का करंट है। पर यदि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 12 महीने से ज्यादा है तो उसके अंदर भी पे कर दोगे तो क्या कहलाएगी? करंट लायबिलिटी। आप लोगों को यहां तक समझ आया? ठीक है जी, आओ जी अब हम रीड करने चलते हैं, लायबिलिटी को रीड करते हैं और ध्यान से समझते चले जाते हैं अपनी सारी चीजों को। लायबिलिटी मींस द अमाउंट ओड और पेबल बाय द बिजनेस, जो हमने उधार लिया है बिजनेस ने। लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, प्रोप्राइटर, पार्टनर, बिजनेस टर्म्स एट द इंटरनल लायबिलिटी। वो यही कह रहा है कि जो पैसा मालिक ने बिजनेस में लगाया है कैपिटल की शेप में, वो क्या कहलाएगी? इंटरनल लायबिलिटी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? इंटरनल लायबिलिटी कहलाएगी। और जो पैसा हमने बाहर से उधार लिया है वो क्या कहलाएगी?
वो क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगी। ऑन द अदर हैंड लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स, बाहर से लिए, दैट इज अदर देन द ओनर, मालिक को छोड़कर, द बिजनेस इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी, और वो क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। वो आगे कितने प्रकार की होती है, नॉन करंट और करंट। ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार। नॉन करंट लायबिलिटी, बेटा कौन सी लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी इज द लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 ईयर और द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, एग्जांपल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसने डेफिनेशन अलग लिखी है, मैंने और भी अच्छी बोल दी कि नॉन करंट लायबिलिटी वो है जिसको जो करंट लायबिलिटी नहीं है। आगे चलते हैं। करंट लायबिलिटी आर द लायबिलिटी विच आर पेबल 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, 12 महीने और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। आप डेफिनेशन में ये लाइन और साथ में जोड़ लेना, और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, होप सो आपको यहां तक सब चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होगी, पक्का। ठीक है जी, टाटा बाय बाय सी यू। आज हमने 3 ही चीजें पढ़ी। क्या क्या पढ़ा आज हमने, आज हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए अपने कवर अप। टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में कवर कर लिए। कोशिश करेंगे कि थोड़े और नेक्स्ट क्लास में कवर कर लें, पर कोशिश रहेगी कि 5 से 6 लेक्चर्स के अंदर हम अपनी सारी चीजों को कवर अप करके खत्म कर लें। ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय सी यू।